नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सबों का ऊंची उड़ान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर से। जो हमने बिहार पुलिस सीरीज का शुरुआत किया, उसी का सेट नंबर 21 आपके सामने पूरी तरह से एक आंसर के साथ, पता होगा सॉल्यूशन लेकर के आते हैं। तो सेट नंबर 20 तक अभी तक हो चुका है, सेट नंबर 21 की बारी है। सेट नंबर 21 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 21 का क्या क्वेश्चन है, हम आपको पहले करंट, फिर ज्योग्राफी, फिर आपको इंग्लिश और फिर साथ साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन को, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, क्या है हमारा क्वेश्चन और हमारा आंसर, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ना, जो है कृषि संगठन, वो पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये इटली के रोम में जो है इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर 1945 को ये बना था, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1945 को क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। विश्व भूखमरी जो हो रही है उसको रोकने के लिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो है यह क्या किया गया, ऐसे संगठन खोले गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपको रोम, इटली। किस कंपनी ने भारत में यूएसडी जो है डॉलर 17.5 बिलियन से ज़्यादा अपने एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ये किस कंपनी का है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया अभी, एशिया में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट का बात की, जिससे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सके, अधिक से अधिक तकनीकों में सुधार किया जा सके, इसको लेकर के जो है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सीईओ सत्य नंडेला हैं, उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ की पुष्टि कराई है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपको, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य ने 30 दिन में 45,911 ऑफ ग्रिड सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये हो जाएगा आपको, आंसर है गुजरात, आंसर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। पीएम कुसुम योजना, कुसुम योजना आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जो है किसान ऊर्जा जो है, मतलब किसानों के लिए ऊर्जा का बात किया जा रहा है, सुरक्षा का बात किया जा रहा है, या उसके किसान के उत्थान का बात किया जा रहा है, इसको लेकर के पीएम कुसुम योजना लाया गया, जिसके तहत ये किया जाएगा कि अधिक से अधिक ऑफ ग्रिड जो है सोलर एग्रीकल्चर लगाया जाएगा, ताकि कम रेट में एग्रीकल्चर क्या हो सके, सुलभ हो सके, और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्रॉफिट किया जा सके। पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो ये पुरस्कार जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को जो है यह पुरस्कार दिया गया। 5 दिसंबर को जो है उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वॉशिंगटन डीसी में यह सम्मानित दिया गया। और फीफा के जो अध्यक्ष वो कौन है, जियानी इन्फर्टिन जो है वह वहाँ के क्या है, फीफा के अध्यक्ष। हाल ही में अच्छा, किस प्रदेश में बैतूल भेरवा मेंटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये जो मेटल टैग है ये कहाँ का है, तो ये आपको हो जाएगा कहाँ का, तो छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, है ना, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी मध्य प्रदेश, सॉरी, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ये जो है मेटल क्राफ्ट हुआ है, जिसको जीआई टैग मिला है। ऐसा माना जाता है कि एक प्राचीन धातु कला है, जिससे काफ़ी बेहतरीन तरीके से धातु का अलग अलग वस्तुओं में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने जेनजेड के थीम आधारित जो है वह कहाँ शुरू किया है, तो ये जो है आईआईटी आईआईटी दिल्ली है, यहीं पर क्या किया गया, इसकी पहला जेनजेड थीम आधारित शुरू किया गया, ताकि क्या किया जा सके, डाक सेवा को और आसान बनाया जा सके। उसके बाद है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2000 मतलब क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटे देश कौन बन गए। इससे पहले अभी पता होगा केप वर्डे था, लेकिन अभी जो है कुराकाओ जो है यह सबसे छोटा देश बन गया है, जो कि अभी नवंबर 2025 में क्या किया, क्वालिफाई किया है, जिसकी राजधानी विलियम्सटेड है। और इसकी कुल जो अगर बात करेंगे तो कुल जो है आबादी 1.5 लाख के आसपास आबादी है। आइसलैंड भी है, जिसकी आबादी लगभग लगभग कह सकते हैं 4 लाख के आसपास है। वहीं केप वर्डे का बात करेंगे तो लगभग 5.9 जो है वह लाख हो चुका है। वहीं पर त्रिनाड एंड टैबो जानते होंगे, उनका 15 लाख के आसपास आबादी है। हाल ही में G20 नेताओं का बैठक कहाँ आयोजित, G20 नेताओं का बैठक पूछा जा रहा है। तो ये जो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, 21 से 23 सितंबर को क्या किया गया, G20 के जो है क्या नाम है, नेताओं का क्या किया गया, बैठक किया गया। G20 आप जानते होंगे कि एक ग्लोबल लेवल पे बड़ी देशों की एक संस्था है, जिसमें 21 देश जो है वो शामिल हो चुके हैं। और अगला जो भी इसका होने वाला है बैठक, वह यूएस होने वाला है 2026 में। भारत किस देश की जो है स्थित अपने एक मात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरवेज खाली कर दिया। तो 2021 में माना जाता है, 2021 में जो है भारत ने नाइजीरिया से
अपने व्यक्तियों नाइजीरिया बोले अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए तजाकिस्तान में अभियान के तौर पे जो है एयरबेस बनाया था। अब वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, जो वहाँ पर आयनी एयरबेस था उसको ख़त्म कर दिया गया और भारत उस वहाँ से खाली कर दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान, है ना। 2021 में निकालने के लिए नागरिकों को वहाँ से अभियान चलाया गया था। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपसे ये पूछ रहा है कि जो महालेखक के रूप में किया गया वो किन्हें किया गया। तो 1 नवंबर, आपको ये क्वेश्चन ऐसे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 1 नवंबर 2025 को जो है विश्वजीत सहाय को क्या किया गया है? महानियंत्रक के रूप में चुना गया है लेखा का। और ये कहा जाता है कि वित्त जो रक्षा विभाग होते हैं जिसमें पेंशन देना, उसको सैलरी ये सब प्रोवाइड कराना, उससे संबंधित जितने भी देख रेख होते हैं ये रक्षा लेखा महानियंत्रक ही करता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार, यानी कि जो ओल्ड कार डैश नॉट ब्रेक डाउन द वे। तो इसमें आपको फिलअप करना है, तो क्या हो जाएगा? ओल्ड कार डिड नॉट ब्रेक डाउन टू द वे, तो यानी ये नहीं टूटा, यानी ये डिड। द गुड टीचर इज डैश रिस्पेक्टेड बाय ऑल। द गुड टीचर मोस्ट हाईली, मोस्ट वगैरह नहीं होता, जब हाईली हो गया तो मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हाईली हो जाएगा। अ गुड टीचर इज हाईली रिस्पेक्टेड ऑल। द रूम इज फुल डैश पीपल। द रूम इज फुल, क्या हो जाएगा? फुल ऑफ द पीपल, है ना। द रूम इज फुल बाय पीपल, ऑफ पीपल नहीं, बाय पीपल हो जाएगा ना इसमें, है ना। एक्टिव वॉइस, गुड गिव्स अस हैप्पीनेस, गुड, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस गिवन अस बाय गॉड, ठीक है। हाँ, यही हो जाएगा ना, हैप्पीनेस इज गिवन टू अस बाय गॉड, ये हो जाएगा, है ना। वहीं 15 की तरफ चलेंगे। डायरेक्ट स्पीच आपको करना है। सी विस्ड एट द माइट बी हैप्पी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेड टू बी मे बी यू हैप्पी, सी से मे हैप्पी टू यू, ए ही हो जाएगा इसका भी आंसर, यही हो जाएगा। पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये यही हो जाएगा, सी हैड टू मी मे यूर बी हैप्पी। वहीं अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे, तो 16 का क्या है कि बिलोंगिंग्स टू द सेम कंट्री हैव बीन गिविंग सेम इंटरेस्ट फीलिंग, कॉम्परेटर हो जाएगा, ये है ना आपका कॉम्परेटरेट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर स्पेलिंग टेस्ट में आपको कैरियर है, तो ए हो जाएगा, कैरियर का ए स्पेलिंग जो है वो सही है, तो इसलिए आंसर उसका ए हो जाएगा। अगला आपका फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि चावल की जो है निम्नलिखित में से किस किस्म को भारत की चमत्कारिक चावल के रूप में जाना जाता है? जब 1967 में पहली बार असाधारण उपज के साथ उगाया गया था। ये जो किस्म था वो क्या था? IR-18 था। ये IR-18 फिलीपींस से में विकसित किया गया था और भारत में ये मंगाया गया था 1965 में, 67 में, आप जानते होंगे। उसी से संबंधित एक सवाल ये भी है कि निम्नलिखित में से उच्च किस्म, जिसको HYV कहते हैं, है ना, उससे संबंधित किस देश में हरित क्रांति नीति के तहत जो भारत में लाया गया? तो इसको मैक्सिको, US दोनों कह सकते हैं, क्योंकि जो उच्च क्वालिटी की जो है HYV सीड्स जो है वो भारत मंगाया गया, ताकि हरित क्रांति में गेहूं और चावल खास करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा में एगर और कल्चर होता है, जिसमें एगर का मतलब क्या होता है? एगर का मतलब होता है भूमि, चट्टान, भूमि, मिट्टी जो क्या है, और उसी में प्लगिंग करना, जोतना क्या कहलाता है? वो कल्चर कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बांस, अधिपाद, एनी, सेमुल, गुटेल, मुंडेन, ये सब ऐसे पौधे हैं जो भारतीय वनों में पाई जाती है। ये शुष्क उष्णकटिबंधीय या उद आर्द्र, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शुष्क उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, जो कि भारत के पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, है ना, अंडमान निकोबार, इन सबों में ये सब पेड़ देखने को थोड़ा मिल जाएगा आपको। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार के बायोम है? तो वहाँ पे जो है पर्णपाती बायोम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि कहीं कहीं शंकुधारी वन भी मिलेगा, लेकिन पूर्वी ये सब चीज़ों में पर्णपाती वन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु के किशोरियों का प्रतिशत कितना है? किशोर का प्रतिशत पूछता तो 52.7 हो जाता, वहीं किशोरियों का पूछ रहा है तो 47.3 हो जाएगा, 47.3 हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अंतिम जनसंख्या के योग में, मतलब जो अंतिम जनसंख्या है उसके अनुसार देश के कुल बाल्य जनसंख्या में ग्रामीण बाल्य जनसंख्या कितना है? तो कुल बाल्य में ग्रामीण जो बाल्य जनसंख्या है वो है 74.05% कुल बाल्य योग्य है। मशरूम चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो हवा के अपर्दन से, यानी हवा का बहुत तेज होने की वजह से सतह जो है चट्टान का वो चिकना हो जाता है, उसी चिकने से यानी हवा के क्षरण से मशरूम चट्टान का निर्माण हो जाता है।
निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान को आग्नेय या अवसादी लेकिन भूपर्पट्टी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के कारण जो है वह रूपांतरित हो जाता है? तो वह क्या है? कार्टजाइट जो है, याद रखिएगा कार्टजाइट जो है ना, ये जो है ये माना जाता है कि क्या है, गर्मी की वजह से ये अपना शेप क्या कर देता है, बदल देता है। इसके अलावा बात करेगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से बात करता है? तो 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार से बात करता है। टोटल कितने? 6 मौलिक अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? यह वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जिसमें ये बात किया गया था कि जो पिताजी हैं यानी जो फादर्स हैं, उनमें महिलाओं का भी जो है या फिर जो बेटियां हैं उनका भी हक क्या होगा? बराबर का होगा। तो बेटियों के हक को बराबर करने के लिए अधिनियम लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 1974 के 78वें संविधान संशोधन में इसे हटा करके 300A में जो है इसे डाल दिया गया। तो आई होप आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ से आपको आदित्य सर और फिर मनोज सर लेके चलेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग सेट नंबर 22 के साथ आपके इसी चैनल पे। तब तक अपना प्यार और दुलार बना के रखिए। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी तक के सारे सेट को एनालाइज कर चुके हैं और आप लोगों के द्वारा भी इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस देखा जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है। तो एक कड़ी बन चुकी है जहां एक सफलता वादा का नींव रखे हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये प्रयास है एक कि हम लोग अपने तरफ से बेहतर करेंगे और आप लोग भी अपने तरफ से बेखूबी बेहतर करिएगा। यही एक प्रयास के साथ ये अभियान की शुरुआत हुई है। 31वें नंबर तक क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। 32वां नंबर से जो सवाल है वो अब इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सारे चीज़ों का आएगा और हिंदी के भी प्रश्न को हम लोग साथ में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन 32वां नंबर से, पोंगल का त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो बता दें कि पोंगल का त्यौहार दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है, जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति जैसे पर्व मनाए जाते हैं और दक्षिण भारत में पोंगल त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो पोंगल का त्यौहार ध्यान रखना है कि ये दक्षिण भारत से संबंधित त्यौहार है। इसके दौरान किसकी पूजा किया करते थे? शिव की, चंद्रमा की, माँ दुर्गा की या सूर्य की? तो बता दें पोंगल में लोग सूर्य भगवान की, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो पोंगल पर्व जो है वो किससे संबंधित है? वो सूर्य से संबंधित है, सूर्य की पूजा की जाती है। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्ष बाद किस शासक ने कन्नौज पर सत्ता संभाली? बता दें हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है या इनके शासनकाल की अगर बात की जाए तो हमें यह देखने को मिलता है कि हर्षवर्धन जो है वो, उनको भी जब गद्दी मिल रही है, वो भी जब सिंहासन पर बैठ रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर्षवर्धन राजवंश के बारे में आपको बता दें कि हमें इनसे पहले जो है वो राजवर्धन देखने को मिलते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये गद्दी हर्षवर्धन के कंधे पर आती है और उस कन्नौज पर वो शासन कर रहे हैं। उसके बाद 75 वर्ष बाद आखिरकार कौन आखिरकार सिंहासन संभालता है? तो ध्यान रखिएगा वो यशोस वर्मन है, जिन्होंने इसी वंश को आगे बढ़ाया और अब इस नींव को रखा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यशोस वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सबसे पहले सबसे महान चोल शासकों में एक राजा प्रथम जो थे, अब बता दें राजा प्रथम जो हैं इनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है। और आपको चोल शासक में एक खासियत और देखने को मिलेगी कि भक्ति आंदोलन हो या फिर मंदिर निर्माण की अगर बात की जाए, शिव भक्ति की अगर बात की जाए, तो इन सारे जगहों पे हमें चोल शासक का नाम देखने को मिलता है। इन सब में बहुत बड़ा योगदान चोल साम्राज्य का रहा है। राजा प्रथम के द्वारा जो है बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है चोल शासक में। अब इसमें बात की जा रही है कि 685 ईस्वी तक कब शासन किए थे ये, क्या 1685 से लेकर कब तक राजा प्रथम का जो है सिंहासन पे बैठे हैं? तो ध्यान रखिएगा वो 1014 तक सिंहासन के चोल साम्राज्य में बैठते हैं और ये महान शासकों में से एक माने जाते हैं चोल साम्राज्य में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1014 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां नंबर सवाल जो हमें क्या देखने को मिलता है कि गजनी के सुल्तान महमूद किस चोल साम्राज्य के समकालीन है। अब ध्यान रखना है यहाँ पर जो सुल्तान महमूद की बात की जा रही है, गजनी पर आक्रमण करके इस समय में हमें ये देखने को मिलता है कि इस्लाम धर्म भी भारत की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है गजनी के आक्रमण के बाद से। और गजनी का जो आक्रमण है एक ऐसा समय चल रहा है जिस समय हर क्षेत्र पे गजनी ने आक्रमण करके रखा हुआ है। उज्बेकिस्तान हो, काबुल वाले क्षेत्र में भी हमें ये देखने को मिलता है कि उन्होंने आक्रमण करके बहुत सारे जगहों को अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया है। तो गजनी सुल्तान महमूद चोल राजा किनके समकालीन थे, कौन थे आखिरकार जब इनका शासनकाल चल रहा था? तो ध्यान रखिएगा इस समय में राजेंद्र प्रथम हमें देखने को मिलते हैं कि ये गद्दी पर थे और इन्हीं के समय में जो है हमारा चोल महमूद जो है चोल साम्राज्य राजेंद्र प्रथम के समय काल के ही समकालीन है। जब इन्हीं का समय चल रहा था तभी महमूद का आक्रमण हमें भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। या फिर कहा जाए तो इस समय हमें गजनी का विस्तार देखने को मिलता है। बहुत अच्छा सवाल है, बता दे क्या कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो बता दे एक बात आपको कि हमें 1757 में, प्लीज ध्यान रखिएगा, 1757 में पलासी का युद्ध दिख रहा है, पलासी का युद्ध। और ये युद्ध जो है ये युद्ध सिराज उद दौला से संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये युद्ध जो है वो सिराज उद दौला से संबंधित है। लेकिन सवाल है सर कि मीर कासिम किससे संबंधित है? बता दे सिराज उद दौला इस समय बंगाल में थे और सिराज उद दौला के एक सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। और उनको बोला गया कि भैया अगर आप सेनापति हैं और आप चाहते हैं कि आप राजा बन जाएं तो आपको सिराज उद दौला, आपको राजा को धोखा देना होगा। मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया, यही हुआ पलासी का युद्ध और मीर जाफर गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, तो पलासी के युद्ध के बाद सिराज उद दौला राजा नहीं है बल्कि राजा कौन बन रहे हैं? हमारे मीर जाफर बन रहे हैं। और इसी मीर जाफर जब ब्रिटिश के हाथों से निकलने लग गए, जब मीर जाफर अपना कुछ कार्य करने का प्रयास किए तो ब्रिटिश अधिकारी जो है मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे बैठाते हैं। ध्यान रखिएगा, मीर कासिम को गद्दी पे बैठाते हैं और मीर कासिम ने राजधानी परिवर्तन करके मीर कासिम को भी लगा कि मैं बस एक कठपुतली हूँ। तो इसके बाद मीर कासिम क्या करते हैं, इन्होंने संयुक्त सेना बनानी शुरू की और इस संयुक्त सेना में, इस ग्रुपिंग में हमें अवध के राजा देखने को मिलते हैं, हमें मुगल के राजा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों के साथ मिल करके गठबंधन करके वो ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई का नाम क्या है? उस लड़ाई का नाम है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था सर? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हमें देखने को मिलता है। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हो रहा है, ये बक्सर का युद्ध है और इसी युद्ध से संबंधित है हमारे मीर कासिम। ठीक है, तो ध्यान रखना मीर कासिम किससे संबंधित है? तो वो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है पलासी का युद्ध मार रहे होंगे। तो बता दे पलासी के युद्ध में मीर जाफर दिख रहे हो, सिराज उद दौला दिख रहे हैं, मीर कासिम नहीं दिख रहे हैं। सवाल पूछ रहा है मीर कासिम के युद्ध में कौन है। तो बड़ा इजी सवाल है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कर्नाटक संगति की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये सवाल देखिए, कर्नाटक जो है कर्नाटक साम्राज्य कह के भी इसको पुकारा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कर्नाटक साम्राज्य कह के भी लोग पुकारते थे। कर्नाटक संगति जो है इसको कर्नाटक साम्राज्य करके भी पुकारा जाता था। यहाँ के समकालीन लोग जो हैं उसको साम्राज्य करके भी पुकारते थे, कर्नाटक साम्राज्य करके पुकारते थे। इसको जो ये जो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक वाले क्षेत्र में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, आप अगर मानचित्र देखे होंगे तो आपको दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी देखने को मिला होगा, रायचूर दोआब देखने को मिला होगा। इसी रायचूर दोआब में 1336, रायचूर दोआब के लिए हालांकि लड़ाई हुआ है, लेकिन इसी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के पास आपको देखने को मिलेगा 1336 ईस्वी में
दो भाइयों के द्वारा एक साम्राज्य बनाया जा रहा है जिसको विजयनगर साम्राज्य कह के पुकारते हैं। ये कर्नाटक के क्षेत्र में इसको कर्नाटक साम्राज्य कह के भी पुकारा जाता था और ये विजयनगर से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी, हम लोगों ने बात ऑलरेडी कर लिया है। हरिहर और बुक्का इससे संबंधित हैं, इन्हीं दो भाइयों के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत हरा था, ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई का जो युद्ध है ये बंगाल और बिहार के नवाब के साथ अकबर की लड़ाई जो हो रही है, इस युद्ध में हमें ये युद्ध कब होता हुआ नजर आता है? ये युद्ध 1575 में लड़ा हुआ नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा कि तुकाराई का युद्ध कब हुआ है? तो तुकाराई का युद्ध जो है वो 1565 में हुआ है, अकबर और बंगाल और बिहार के जो नवाब हैं उनके बीच में। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1575 उसका राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल कि संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ, संगीत रचनाकार कौन है? ठीक है, मतलब संगीत के ऊपर अगर कोई ग्रंथ लिख रहा है, संगीत के ऊपर अगर कोई बात हो रही है तो किनके द्वारा किया जा रहा है? तो वो सारंग देव के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारंग देव इसके राइट आंसर होंगे। सारंग देव के द्वारा हमें देखने को मिलता है कि संगीत पर सबसे पहले इन्होंने ग्रंथ की रचना की है, तो इसका आंसर क्या होगा? सारंग देव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जब राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जब ऐसा लगने लग गया कि भारत में राष्ट्रवाद आ चुका है, गांधी जी के प्रयास सफल हो रहे हैं, चंपारण हो गया है, खेड़ा हो गया, इसमें भारतीय जीत रहे हैं और इसमें ब्रिटिशर्स हार रहे हैं, उसके बाद कि ये राष्ट्रवाद ना हो इसके लिए रॉलेट एक्ट लाया गया है सर। और ये रॉलेट एक्ट में सीधा सीधी वो बात की गई है कि ना वकील होगा, ठीक है, नो वकील, नो दलील, नो अपील। ठीक है, आप ना ही अपील कर सकते हैं कि हम जेल क्यों जा रहे हैं, आप ना ही वकील रख सकते हैं, ना ही आप कोई दलील दे सकते हैं। तो ये जो हमारी ये जो पारित किया गया इस समय, ब्रिटिश साम्राज्य का वाइसराय कौन था? ठीक है, तो इस समय जो वाइसराय हमें कौन देखने को मिलते हैं? वो हमें चैम्सफोर्ड देखने को मिलते हैं, इस समय में वाइसराय थे। और याद करिए हम लोग एक रिफॉर्म भी जानते हैं, 1919 में जो रिफॉर्म आ रहा है, एक सुधार आ रहा है जिसको मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कह के पुकारते हैं। तो याद रखिएगा उसी समय का बात चल रहा है। और वाइसराय कौन है? वो चैम्सफोर्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 41वां नंबर सवाल कि फिरोज शाह मेहता और के टी टेंगर के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बता दें ये जो स्थापना है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना जो की जा रही है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो की जा रही है, ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय या फिर माना जाए सबको एक संघ बनाने का प्रयास के कारण इसको बनाया गया है। और फिरोज शाह मेहता के साथ बदरुद्दीन तैयबजी हैं जो उन्होंने साथ मिल करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की है। तो प्लीज़ दिमाग में बैठाइएगा कि बॉम्बे, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब हुआ है? सवाल अगर ऐसा बनेगा तो 1885 में। किनके द्वारा बनाया गया है? तो दो इंसान आपको नाम याद रखना है, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन। ठीक है, इन दोनों के प्रयास के बाद हमें देखने को मिलता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है ताकि भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हो सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापेमार से जुड़े हुए हैं? तो बता दें कि कौन आखिरकार जुड़े हुए हैं? तो विष्णु शरण नहीं होंगे, मनमथ नहीं होंगे, सचेंद्र नाथ बख्शी नहीं होंगे, अद्विंद दस्तीदार जो हैं वो चटगांव शस्त्रागार से जुड़े हुए हैं। और ये चटगांव शस्त्रागार के बारे में बता दें आपको कि ब्रिटिश के जितने भी शस्त्र जहां पर रखे हुए हैं उसको लूटने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, ताकि ब्रिटिश अधिकारी के पास ज़्यादा हथियार ना बचे, वो भारत के लोगों को उस प्रकार का आघात ना पहुंचा पाए, इसके लिए हमें चटगांव शस्त्रागार देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अगला सवाल बड़ा इजी सवाल है, अगर कोई थोड़ा सा भी अगर आधुनिक इतिहास को पढ़े होंगे तो वो इस सवाल को बेखूबी बहुत अच्छे से बना सकते हैं कि यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्र ध्वज केसरिया,
सफ़ेद गहरे हरे रंग का समान अनुपात क्षेत्रीय तिरंगे का होगा। ये जुलाई में इस चीज़ का डिसीजन ले लिया गया था और ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया प्रस्ताव है जो हमें भारत का झंडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। और उद्देश्य प्रस्तावना, प्लीज़ इसको भी ध्यान रखिए कि कल दिन अगर सवाल बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्तावना किनके द्वारा दिया गया है, तो उद्देश्य प्रस्तावना भी जो है वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। उद्देश्य प्रस्तावना क्या है उसके बारे में आपको पता है कि संविधान कैसा बनेगा, संविधान सभा की जो गठन की गई है इसमें संविधान की क्या नींव रखी जाएंगे, किस बेस पे संविधान बनेगा, क्या क्या संविधान में डालना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पारित किया गया है। तो उसमें भी जवाहरलाल नेहरू होंगे और हरे रंग और झंडा की अगर बात की जाए तो उसमें भी हमारे जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्लीज़ एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वंदे मातरम जो हम लोग ये कर रहे हैं उनके रचयिता कौन है, उनको लिखे कौन है। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि अभी ही हमारे पार्लियामेंट में ये डिबेट का एक टॉपिक बना था, न्यूज़ में भी आपको आए दिन देखने को मिलता है कि वंदे मातरम के ऊपर बात की गई है, तो इसके रचयिता कौन है आपको ये बताना है। बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, ये किस सुधार आंदोलन का नारा था। ठीक है, तो बैक टू वेदास जो है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक अपील किया जा रहा था। और ध्यान रखिएगा इसमें बातें ये की गई हैं कि हमें फिर से वेद की तरफ मूव करना चाहिए, वेद को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। दयानंद सरस्वती का ये प्रयास, और ये किससे संबंधित है, ये आर्य समाज से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि बैक टू वेदास जो है वो आर्य साम्राज्य से समाज से संबंधित है हमारा बैक टू वेदास। 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे। हाँ, भोपाल के नवाब कौन थे बता दे। भोपाल के नवाब की बात की जा रही है तो यहाँ पर स्तूप भी था हमारे भोपाल में जो रायसेन में स्थित है। ठीक है, सांची स्तूप, और उसको भी नहीं ले जाने का जो एक नाम दिया जाता है उसमें हमें शाहजहां बेगम का नाम दिखता है। सुनिए कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाहजहां बेगम जो है ये 1868 से 1901 तक रहती हैं, यहाँ पर शासन कर रही हैं। और हमें ये देखने को मिलता है कि भोपाल में सांची स्तूप है और ये स्तूप बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। इनके तोरण द्वार जो आप अंदर घुसते हैं गेट के पास, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ब्रिटिश अधिकारी बहुत सारे आए और वो प्रयास किए कि हम यहाँ से जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम है, जॉन मार्शल हैं, ये लोग आते हैं, इन लोग का प्रयास होता है कि हम यहाँ से तोरण द्वार को लेकर के जाएं, स्तूप को लेकर के जाएं। लेकिन ये शाहजहां बेगम का नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इन्होंने उन तोरण द्वार को, इन्होंने सांची स्तूप को बचाने का कार्य किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर शाहजहां बेगम होगा। आदिवासी नेता, अगला प्रश्न है, आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा बिरसा जो है ये झारखंड में आदिवासी एक नेता है और ये नेता दिग्घुस के खिलाफ, अंग्रेज जो आकर के ज़मीन पे अधिकरण कर रहे हैं उनके खिलाफ बिरसा जी के द्वारा जो है आंदोलन का किया गया है। और ये किस जनजाति से हैं, तो ये मुंडा जनजाति से आते हैं, बिरसा मुंडा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये बिरसा जो है वो मुंडा जनजाति से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 47 नंबर कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज या घोषणा दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया था। मतलब ये फैसला कि अब हम जो है वो स्वशासन करेंगे और हम खुद के ऊपर स्वराज स्थापित करेंगे। दादा भाई नौरोजी का ये जो प्रस्ताव है, ये किस अधिवेशन में है, कांग्रेस का किस अधिवेशन में ये बात की गई है, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये बात कहा गया कि हम लोग स्वराज स्थापित करना चाहते हैं पूरे भारत में। तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय, तो ध्यान रखिएगा ये सवाल, अगर सवाल ऐसा बनता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस कि अगर का अंतिम लक्ष्य स्वशासन या स्वराज किससे संबंधित है,
तो आंसर क्या होगा, दादा भाई नौरोजी। इसलिए बोल रहे हैं सेट बनाने से आपका एक प्रश्न नहीं बल्कि आप 2-3 प्रश्नों को साथ में देखते चलते हैं, इसी कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए सेट। अगला प्रश्न 48वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? और आपको सुभाष चंद्र बोस याद आ रहे होंगे, आपको मोहन सिंह याद आ रहे होंगे, ठीक है। तो जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस है या भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये सिंगापुर में की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पे सेना बनाई गई है, राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, और ये जो है भारत में आज़ादी के लिए एक सेना तैयार की गई है। तो ये सिंगापुर में बनी थी, बाद में इसको सुभाष चंद्र बोस जी लीड करते हुए हमें नजर आए थे। भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे पहले प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ पर बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर कहीं पे बन रही है तो वो सूरत में, ठीक है, सूरत में हमें बनता हुआ नजर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सूरत होगा, ठीक है, सूरत में हमें देखने को मिलता है। बड़ा अच्छा सवाल है 50वां नंबर। 50वां नंबर सवाल क्या है कि खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था? तो सर एक बात याद रखिएगा कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं, ऐसे गरम दल के नेता हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जज को, ठीक है, जेम्स फॉर्ड, ठीक है, उनको मारने का प्रयास किया था, बम फेंक करके, गाड़ी में बम ये करके, लेकिन वो बच गए और वो मुजफ्फरपुर के जज थे। इसी कारण से हमें देखने को मिलता है कि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और हमारे जो खुदीराम बोस हैं इन्हें फांसी लग गया। और भारत के अलग अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि खुदीराम बोस के बारे में अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं का अगला जन्म जो है वो सुभाष चंद्र बोस के रूप में देखने को मिलता है। तो इन्हें किस जेल में फांसी हुआ है? तो इन्हें मुजफ्फरपुर के जेल में ही भेजा गया था, यहीं से फिर फांसी हमें देखने को मिलता है खुदीराम बोस का। इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? मुजफ्फरपुर हमारा राइट आंसर होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारण से फांसी हुई थी? तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो काकोरी ट्रेन इससे संबंधित है, जो हमें 1925 में देखने को मिलता है। और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो हमें काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नजर आते हैं, 1925 का ये घटना। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर का काकोरी ट्रेन डकैती देखने को हमारा राइट आंसर मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिए कि ग्रीस भी है, स्वीडन भी है, और सिंपल सा सवाल है कि यहाँ सिंगापुर जो है वो हमारा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, बुल्गारिया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया कौन सदस्य नहीं है, तो ये तीनों हमारे सदस्य हैं। इसी कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर जो है उससे संबंधित हमें देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थशास्त्र का सवाल है, आप ध्यान रखिए, इतिहास के सारे पोर्शन को देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रामीण बैंक आरआरबी का कार्य नहीं है? क्या कार्य उनका नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें लघु एवं सीमांत कृषि को साख ऋण प्रदान करना ये क्षेत्र ग्रामीण बैंक के द्वारा किया जाता है। और इसी के द्वारा आपको पता है केसीसी भी बनाया गया है, जहां पर किसान क्रेडिट कार्ड की भी नाबार्ड के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि हर गरीब किसान को ग्रामीण में ऋण दिया जाता है ताकि वो खेती कर पाएँ अच्छे तरीके से। तो लघु और कृषि को ऋण प्रदान करना ये वहाँ के क्षेत्र ग्रामीण बैंक का कार्य है। गांव में ये चीज़ें चलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना ये भी हमारे ग्रामीण बैंक का कार्य है। लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना ये भी ग्रामीण बैंक का काम है। लेकिन यहाँ सवाल है कि कौन काम नहीं है उनका? तो ध्यान रखिएगा, भारत में कृषि पुनर्वित्त निगम का कार्य को करना ये उनका कार्य नहीं है। वो बस ऋण, वो साख, ये सारे चीज़ प्रदान करते हैं, लेकिन वो कोई निगम का काम नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसका आकार जो है वो 1 हेक्टेयर से कम देखने को मिलता है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार, तो कृषि भूमि जोत का आकार जो है 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर देखने को मिलेगा कि जोत का जो आकार है कृषि का वो हमें 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर देखने को मिलता है, ठीक है। 54 नंबर की तरफ 55 नंबर का सवाल कि 8 मूल उद्योगों के सूचांक में
टोटल 8 मूल सूचांक है। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक महत्व दिया गया है? तो शुरू से अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो विद्युत उत्पादन को रखा गया था, लेकिन 2020-22 के बाद से हमें देखने को मिलता है ये चीज़ें बदल गई हैं और इसमें कौन आगे आ गए हैं? आगे आ गए हैं रिफाइनरी उत्पाद। यह जो है सबसे सर्वाधिक 8 मूल उद्योगों में सबसे अधिक देखने को मिलता है। पहले था विद्युत, लेकिन अब क्या हो चुका है? अब रिफाइनरी उत्पाद हो चुका है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। सामान्यतः किस देश को विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कौन देश कितना अधिक समृद्ध है, कौन देश ज़्यादा अच्छा है। इसका जो निर्णय है वो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। इसके ऊपर हम लोग पहले भी बहुत बारी बात कर चुके हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय दर पे ही पता लगाया जाता है कि कौन देश कितना आगे है और कौन देश कितना पीछे है। अगला सवाल कि सेवा क्षेत्रक सर्विस सेक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है हमारा वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। सर्विस जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक में याद रखिएगा कि जो नेचर से, जो डायरेक्ट प्रकृति से जो उत्पादन होती है उसको प्राथमिक में रखा जाता है, और द्वितीयक में जो उद्योग के से जो निर्मित वस्तुएं हैं उसको रखा जाता है, और सेवा जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, रैपिडो हो गया, आपको रेस्टोरेंट में सर्विस प्रोवाइड करना हो गया, ये सब तृतीयक टर्सरी सेक्टर में आता है। तो ये तृतीयक क्षेत्र का काम है, ठीक है। तीसरा नंबर इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र किस क्षेत्र में श्रमिकों को सुरक्षा और अनियमित जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं? तो ध्यान रखिएगा ये जो है असंगठित क्षेत्र में, जहाँ पर शिक्षित लोग नहीं हैं, जहाँ पर कार्य इस बेस पे किया जा रहा है कि आज दिन का रोजी रोटी मिल जाए, उनको कोई भी आर्थिक सुविधाएं या फिर उनके लिए देखभाल नहीं किया जाता है, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो वो असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ घंटों घंटों तक लोग कार्य कर रहे होते हैं। अब बड़ा इजी सवाल है, हिंदी के कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59वां नंबर की अनिश्चयवाचक सर्वनाम किससे संबंधित है? तो अनिश्चय में किसी ने अनिश्चयवाचक है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, किसी पर, किन्हीं का, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन उनकी जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी। और अगला प्रश्न कि कौन सा शब्द विशेषण है? ये सवाल पहले भी हम लोग देखे हुए हैं, याद रखिएगा कि निपट जो है वो विशेषण की गिनती में आता है, बाकी खर्च, मात्र, चुपचाप ये विशेषण नहीं है, विशेषता नहीं बता रहा है। निपट जो है विशेषता बता रहा है, इस कारण से क्या होगा? निपट इसका राइट आंसर होगा। कृदंत क्रिया में कितने भेद होते हैं? कृदंत क्रिया के 2 भेद हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें 2 हमारा राइट आंसर है। कृदंत क्रिया के 2 भेद होते हैं। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट जो है वो लिख से बना है, लिख में आवट जुड़ने के बाद, लिख में प्रत्यय जुड़ती है आवट, उसके बाद ये लिखावट बन जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? आवट है। इसमें मूल शब्द लिख है और उसमें आवट शब्द जुड़ के लिखावट बना है। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक जो है वास्तव में इक जोड़ करके वास्तविक बना है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? इक, ठीक है, क्योंकि वास्तविक में इक शब्द जोड़ करके वास्तविक बना है। 64वां नंबर सवाल कि भानुदय, भानुदय कौन सी संधि है? भानुदय कौन सी संधि है? तो भानुदय जो है वो दीर्घ संधि हमें देखने को मिलती है, ये जो है दीर्घ संधि के गिनती में आता है भानुदय। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? सत जोड़ आनंद क्या होता है? सदानंद होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सत जोड़ आनंद सदानंद होता है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अधमरा शब्द कौन सा समास है? अधमरा शब्द जो है वो कर्मधारय समास में देखने को मिलता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। अधारय शब्द जो है अधमरा, क्योंकि ये आधा शब्द है, पूर्ण नई रूप से नहीं कंप्लीट किया गया है, तो ये जो है कर्मधारय समास हमारा होगा, ठीक है। 67 और 68 2 सवाल हमारे पास हिंदी का और नजर आएगा, जहाँ है इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा शब्द में अर्चय, आगार, अतुल नहीं बल्कि अभिलाषा हमारा इच्छा से मिलता जुलता शब्द है, तो पर्यायवाची इच्छा का अभिलाषा होगा बी नंबर। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? एक शब्द है, तो मित्रभाषी नहीं, मित्रभाषी नहीं, प्रिय वंदना जो है इनको राइट आंसर होगा, इसमें बी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रिय बोलने वाली स्त्री का भी राइट आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। उसके बाद के जो प्रश्न हैं वो लेंस पावर, ये सब साइंस और विज्ञान और गणित के प्रश्न आपको मनोज सर आपके आगे लेकर के चलेंगे, तो हिंदी
और इतिहास अर्थशास्त्र में इतना ही। बाकी प्रश्न आप सुमित सर के साथ भी देख चुके हैं, आगे के पोर्शन आप मनोज सर के साथ देखेंगे। तो आपने पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और आगे का तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान की सफलता सीरीज में। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिहार कांस्टेबल का सेट नंबर 21 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। हमारा 71 क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो जो 3D चित्र होती है 3D, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो होलोग्राफी के द्वारा। 3D होलोग्राफी के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा 2D बनाया जाता है, ठीक है 2D। और रेडियोग्राफी ये किस में प्रयोग होता है, तो एक्सरे में खास करके प्रयोग होता है। और फोटोक्रोमेटिक किस में प्रयोग होता है, तो फोटोक्रोमेटिक खास करके जो किसी पदार्थ का रंग देखने के लिए, रंग परिवर्तित करने के लिए होता है। जैसे किसी पदार्थ पे रंग पड़ता है तो रंग अपना परिवर्तित कर देता है, तो उसमें इसका प्रयोग होता है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन तो रिएक्टरों में प्रयोग किया जाता है। हालांकि परमाणु बम जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं हैं। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं केवल उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर प्रतिच्छेदित करती हैं, बाकी ये उदासीन नहीं होती हैं। चुंबक पिंड के अंदर प्रतिच्छेदित नहीं करता है, प्रतिकूल प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर बात कर लें हम लोग रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, ठीक है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के माध्यम से हम ध्वनि को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिकॉर्डेड ध्वनि को सुन भी सकते हैं। और ये दोनों से केवल सुनने का काम करते हैं, रिकॉर्ड करने का कार्य नहीं करते हैं। और माइक्रोफोन क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर हम बात कर लें पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है, परमाणविक सिद्धांत ये सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया हुआ था, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नील्स बोर ने परमाणु संरचना की एक नील बोर मॉडल दिया था। और जे थॉम्सन ने किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए हुए थे, ठीक है। आगे की बात कर लें हम लोग, तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो जो परमाणु बम होते हैं उस किस सिद्धांत पे, तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित होते हैं। कौन, परमाणु बम। और जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पे आधारित होते हैं, ठीक है। और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है, तो जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर होते हैं, वहाँ पे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। आगे की बात कर लें, अभी प्रयोग में नहीं लाया गया नियंत्रित नाभिकीय संलयन, ये अभी इस पे काम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया है, तो वहाँ पे प्रयुक्त किया गया है प्लूटोनियम का। आपको पता होगा कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में अमेरिका के द्वारा बम गिराए गए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराए गए थे और 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराए गए थे। तो जो 6 अगस्त को यानी पहला परमाणु बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और वहीं द्वितीय परमाणु बम जो नागासाकी पे गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था, ओके। और पोटेशियम और सोडियम ये अत्यंत क्रियाशील क्षार धातु है, ठीक है अत्यंत क्रियाशील क्षार धातु है। फिर हम लोग बात कर लें एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPH4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र जो होगा वो हो जाता है MCl2, ठीक है MCl2। और फिर अभिक्रिया ZNO प्लस C Zn प्लस CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पे ये एक तरह से यहाँ जाके कंबाइन हो जा रहा है, यानी कि अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, उसका अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। वो अम्ल और क्षार, यहाँ अम्ल क्षार की बात ही नहीं हो रही है, उपचायक नहीं होगा, अपचायक यहाँ पे हो जाएगा, अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है।
किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो होता है ना, उसका फार्मूला ही होता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुणे वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब होता है 2 गुणे वाष्प दाब। तो उसके अनुसार हमारा सही आंसर हो जाता है उसके वाष्प दाब से दोगुना, उसके वाष्प दाब से दोगुना हो जाता है। फिर बात कर लें आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो किया था मोसले ने किया था, ठीक है, मोसले ने किया था। लेकिन आवर्त सारणी का आविष्कार अगर पूछे तो मेंडलीव किए हुए थे, मेंडलीव। न्यूटन गति के नियम के लिए जाने जाते हैं, बोर परमाणु संरचना के बोर नियम के लिए जाने जाते हैं। और फिर बात करने निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो वो हो जाती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो फीमेल होती है, यहाँ फीमेल हो गई, यहाँ मेल हो गई। फीमेल में 22 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, यानी हमारे शरीर में मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों में, लेकिन 23वां जोड़ी होता है ना, वो महिला में एक X होता है, महिला में दोनों X होते हैं और पुरुष में 22 प्लस XY होता है, ठीक है, 22 प्लस XY होता है। अगर महिला का X और पुरुष का X दोनों मिलते हैं तो फीमेल का जन्म होता है, और महिला का X और पुरुष का Y मिलते हैं तो वहाँ पे मेल का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, मेल का जन्म होता है। यानी बच्चे का लिंग किसके अनुसार निर्धारित होता है, कई बार पूछता है, तो पिता के क्रोमोसोम के अनुसार निर्धारित होता है। बच्चा पैदा होने वाला बच्चा बालक होगा या बालिका, उसका निर्धारण पिता के क्रोमोसोम से होता है, न कि माता के क्रोमोसोम से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 84 के बाद आ गया 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी, तो सर्वप्रथम TMV वायरस की खोज की गई थी। TMV टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, अनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये हालांकि मेड बैक्टीरिया है, ये बनाया गया है प्रयोगशाला में, इसको बनाया गया है खास करके जब समुद्र में तेल का रिसाव हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है, तो बहुत सारी मछलियाँ उसके कारण ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती हैं और मर जाती हैं। तो इसलिए क्या है ना, मछलियों के बचाने के लिए और प्रदूषण को एक तरह से समाप्त करने के लिए इस बैक्टीरिया का खोज किया गया था, स्यूडोमोनास का, ठीक है, स्यूडोमोनास का। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो रक्तचाप नापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है इससे रक्तचाप नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से द्रव पदार्थ का घनत्व नापते हैं। सैलाइनोमीटर से हम द्रव में एक तरह से लवणता को मापते हैं, लवणता, ठीक है, लवणता को हम लोग मापते हैं। और मल्टीमीटर से तो विद्युत धारा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मापी जाती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी हो जाती है, तो ये हो जाती है फीमर, जिसको हम लोग उर्वस्थि कहते हैं। उर्वस्थि जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है, ओके, जांघ की हड्डी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाता है, तो हो जाता है त्वचा, ठीक है, त्वचा सबसे बड़ा अंग हो जाता है। अगर यकृत की बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक जीजे मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है,
मटर के पौधों पे सर्वप्रथम इसने प्रयोग किया था। चार्ल्स डार्विन को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के लिए जाना जाता है, इसने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिया हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑटो होन ने परमाणु बम की खोज की थी। फिर बात कर लें जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। तो जीन शब्द को सबसे पहले एक तरह से किसने गढ़ा था, तो जोहानसन ने जीन शब्द को गढ़ा हुआ था। यहाँ एक नाम आया है वाल्डेयर। वाल्डेयर जो क्रोमोसोम जो शब्द जो गढ़ा था, क्रोमोसोम इन्होंने गढ़ा था। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर ने गढ़ा था। जो हमारे हालांकि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है हमारे में, 23 जोड़ी या 46 है। गुणसूत्र जिसको कहते हैं उसकी खोज उस शब्द दिया था वाल्डेयर ने। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषमता का पता लगाना है। तो डीएनए संबंध में विषमता क्या है, तो पोलियो हो जाता है। ठीक है, डीएनए से जातीय वंशावली और कुल परंपरा का पता चल सकता है, लेकिन पोलियो का जांच नहीं होता है उससे। फिर हम लोग बात कर लें चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पे हम लोग आयरन ऑक्साइड का परत लगाते हैं। आयरन ऑक्साइड का परत लगाया जाता है। फिर देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है चुंबकीय टिप और डिस्क दोनों में हम लोग क्या करते हैं, हालांकि दोनों क्या हैं, दोनों हार्डवेयर हैं, है ना, और दोनों बहुत अधिक डाटा को भंडारित कर सकते हैं। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, सी हो जाता है, सी हो जाता है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, 94 को सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स है जो, यहाँ पे जगह हम लोग छोड़ देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जब 18, 33, 24, 82 और 31, 90 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो 3x माइनस 14y का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को घटा देंगे यहाँ पे। तो बड़ी संख्या क्या हो जाती है, 31, 90 में से 24, 82 घटा देंगे, और फिर से 31, 90 में से हम लोग क्या घटा देंगे, 18, 33 घटा देंगे, और फिर 24, 82 में से हम लोग 18, 33 घटा देंगे। ठीक है, पहले इसमें से ये दोनों घटा देंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे, यानी बड़ी में से छोटी को घटाना रहता है। अब यहाँ जो भी प्राप्त होगा, जो भी x, y, z जो भी प्राप्त होगा, तीन को संयुक्त रूप से हम लोग क्या करेंगे, तो संयुक्त रूप से हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे। HCF निकालेंगे तो हमारा HCF आएगा 59। ठीक है, HCF हम घटाएंगे तो हालांकि समय लगेगा ज़्यादा, आप लोग खुद इसी मेथड से ट्राई कर लीजिएगा। 59 आएगा। अभी इस 59 से कोई भी अंक उठा लेंगे, तीनों में से कोई भी अंक उठा लीजिए, या तीनों को डिवाइड कर दीजिए इससे। ये तो हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू 59 हो गया। अब x से कोई भी अंक उठाते हैं, जैसे कि हम यही उठा लेते हैं पहला अंक 18, 33। अब हम इसको 59 से जब भाग देंगे, 18, 33 को 59 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा ना, शेषफल वो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 बचेगा, जो क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू 4 निकल के आ गया। x का वैल्यू निकल के आया है 59 और y का वैल्यू 4 निकल के आया है। अब हम इस पे रख देंगे 3 गुणे 59 माइनस 14 इंटू 4, ये हो जाएगा 177, और ये हो जाएगा 14, 28 दूनी 56। ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा तो 177 में से 56 घटाएंगे तो 7 में 1, 5, 2, 1, यानी 121 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 121 आंसर दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है एक बर्तन पानी से 1/4 भरा है, इसमें 10 कप पानी डालने पर बर्तन 3/4 भर जाता है। कप के पदों यानी माप में बर्तन की धारिता ज्ञात करना है। तो देखिए 10 कप भरने के बाद ये 1/4 से 3/4 हो जाता है।
यानी पहले 3/4 था, मतलब बाद में 3/4 हुआ और पहले 1/4 था। 1/4 से 3/4 कब हुआ? जब इसमें 10 कप हम लोग पानी डालें, यानी 3/4 में से 1/4 घटा देंगे तो हमारा 10 कप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2/4 बराबर 10 हो जाएगा। 2 से ये 5 बार में कट गया, 5 चौको 20 हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, सही आंसर आ गया। नहीं तो कॉमन सेंस से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, टोटल जैसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो टोटल होता है। 1/4 पहले था, अब देखिए इसमें 10 कप पानी ऐड कर दिए थे, कितना हो गया? 3/4। नीचे का वैल्यू वही है, ऊपर का 2 बढ़ गया, यानी 2 कितने के बराबर है? 10 कप के बराबर। तो 4 कितने के बराबर होगा? 4 यानी कि 5 चौको 20 के बराबर होगा। सेम सिंपल सा मेथड। आगे की बात कर लेते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? ठीक है, ये हम लोग कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। देखिए, हाँ ये देखिए तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता कर रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे दिन तो ए अकेले काम कर रहा है ना, तो हम 3 दिन का कार्य निकालते हैं। 3 दिन का कार्य निकालते हैं एक साथ। पहले दिन केवल ए काम किया, दूसरे दिन भी केवल ए काम किया, तीसरे दिन ए के साथ बी भी आ गया, ठीक है, और सी भी आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 3 दिन का कार्य निकल जाएगा। 3 दिन का एलसीएम इसका आ जाएगा 60। यहाँ पे 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60 प्लस 60 एकम में 60। 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 12/60। देखो टोटल 60 यूनिट हमको करना है, जिसमें से 12 यूनिट करने में 3 दिन लग रहे हैं, है ना। तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? तो 12 5 और 5 तिहाई 15 दिन। ठीक है, 15 दिन, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक टैंक को 4 मिनट में एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगता है तो टंकी को पूरी भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा? देखिए ये समीकरण निकाल के हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल सा मेथड यूज कर देते हैं हम लोग ज़्यादातर इस प्रकार के सवालों में। तो 1/4 में से 1/6 अगर हम घटा दें, 1/4 में से 1/6 तो हमारा आ जाएगा, यानी 12। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 3 12 6 दूनी 12, यानी 1/12। 12 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अधिकतम यही होता है इस मामले में, यही होता है। और समीकरण बनाएंगे तो हम पहले एक को क्या मानेंगे? ठीक है, एक को टी मानेंगे, और एक को t-6 मानेंगे। तो इसको 1/t -1 क्या करेंगे? t-6 करके, और ये फिर क्या कहाँ कितना दिया? 6 मिनट कम समय लगता है, 6 मिनट। ये हो गया ए टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे भरने में ये 4, देखो यहाँ पे 4। अब समीकरण को इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा लंबा चौड़ा, पहले इसको सॉल्व करके हम समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। लेकिन ये वाला मेथड अभी जो बताएं वो आसान तरीका है, खास करके इस क्वेश्चन के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 तरह की यात्रा के दौरान गौरव की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है तो लौटने पर उसकी गति क्या होगी? तो ये एक फार्मूला पे हम लोग सेट कर देते हैं। जैसे जाते समय वाली, जैसे औसत गति जो निकालते हैं ना, औसत गति का जो फार्मूला होता है, औसत गति का वो होता है क्या? 2ab और a + b। तो औसत गति तो ऑलरेडी दिया हुआ है 15, है ना, यहाँ पे 15 दिया हुआ है। और देखिए ये जो होता है ना जाने का समय, और बी होता है आने वाला समय। एक होता है जाने वाला समय, एक होता है आने वाला समय। तो यहाँ जाने वाला समय तो दिया हुआ है, ठीक है, जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है,
ओके, तो औसत गति 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बी नहीं दिया हुआ यानी आने का समय नहीं दिया है। फिर नीचे ए बी, 20 प्लस बी दे दिया है, 20 प्लस बी दे दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 15 दूनी 300 हो जाएगा, प्लस 15 बी इक्वल टू 20 दूनी 40 बी हो गया, ठीक है, 40 बी हो गया। अब इस समीकरण को अब देखिए 300 प्लस 15 बी है और इधर 40 बी है, तो 15 बी इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बी, और इधर तो 300 है, ये है ना 300, और 25 को ये कितने बार में कटेगा, 25 से 12 बार में, तो बी का वैल्यू कितना आ गया 12। और बी क्या है, लौटने पर उसकी गति, जो जिस औसत से जिस गति से आ रहा है वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है ऑप्शन सी। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है यदि ए को 20% घटा दिया जाता है। यहाँ थोड़ा क्या करना है देख लीजिए, घटा दिया जाता है और बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे ए बी से 40% अधिक है, यदि बी 100 है तो ए 140 हो जाएगा, है ना, ए बी से 40% अधिक है। अब दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है, तो यदि ए को 20% से कम कर दिया जाए, ए को यानी 140 में से 140 को 20% से कम कर दिया जाए, तो इसका 20% कितना होगा, 14 दूनी 28, यानी कि 112, ठीक है, 112 हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बी को 38% बढ़ाया जाता है, यानी कि ये 100 से हो जाएगा 138। अब देखो, अब क्या कह रहा है, तो ए और बी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कुल मूल्य पहले निकाल लेते हैं, फिर प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। तो कुल मूल्य कितना हो गया, पहले था 140 यानी कि 240 था, अब क्या हो गया, अब हो गया 112, 138, 250, यानी पहले कुल मूल्य इतना था, अब कुल मूल्य इतना है, यानी 240 और ये 250, यानी 10 की वृद्धि हुई है। अब वही हमको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है ना, 10 की वृद्धि। तो पहले तो 240 था, 10 की वृद्धि हो गई है, गुणे 100 कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, 0 से 0, 24 चौको 96 और 1.6, ठीक है, 1.6, तो एक ही अंक दिया है, केवल 1 तक, ठीक है, 1 तक दिया हुआ, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 4.1%। फिर हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो वह 8 वर्षों में तिगुना हो जाता है, 12 वर्षों में यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, कॉमन सेंस वाली बात है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज निवेश करने पर 8 वर्षों में 3 गुना हो रही है, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया, 300 हो गया, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में, यानी 200 कितने वर्षों में हुआ, 200 कितने वर्षों में हुआ होगा, 4 वर्षों में, ठीक है, क्योंकि 100 का 200 4 वर्षों में, 300 8 वर्षों में, तो फिर वैसे ही 100 का 400 कितने वर्षों में होगा, 12 वर्षों में, और यहाँ पे वही पूछा है 12 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, तो स्वयं 100 है तो इसका कितना गुना ये हो जाएगा, 400, यानी कि 4 गुना, हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा डिस्कशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय।